हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कृष्णा पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। देखिए, इसमें हमारा जो पहला थिंकर है वो है प्लेटो। प्लेटो को पढ़ने से पहले हमारे को उनके जीवन के परिचय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, इनके जीवन के बेस के बारे में पता नहीं करेंगे, तब तक हमारे को उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि वास्तव में प्लेटो का दर्शन क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। इसलिए हमारे को उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है। तो देखिए, हम बात करते हैं जीवन परिचय की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस। देखिए, ये जो यूनान है, ये यूनान के नगर राज्य थे उस समय में। छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे एथेंस हुआ, स्पार्टा हुआ, इस प्रकार से अलग अलग नगर राज्य थे। तो उनमें कौन से में इनका जन्म हुआ? एथेंस में। कौन सी सन में? 428 ईसा पूर्व में। 428 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कौन सी जगह पे? एथेंस पे। देखिए, ये हमारे को डेट्स इसकी पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ये बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था और कौन सी सन में हुआ। तो 428 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व में। यानी कि 428 से 347 ईसा पूर्व इनका जीवन काल माना गया है। देखिए, जब इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज। क्या नाम था इनका? अरिस्तोक्लीज। देखिए, शुरू से ही इनका नाम अरिस्तोक्लीज था, लेकिन इनका नाम प्लेटो क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि देखिए, इनके जो शिक्षक थे, इनके जो व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया? प्लेटो दिया। व्यायाम शिक्षक ने क्यों दिया? क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फोरफिट थे, अर्थात इनका जो शरीर था, इनका फिजिकल था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी चौड़ा था। इसलिए इनके जो व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने अरिस्तोक्लीज से इनका नाम क्या कर दिया? प्लेटो कर दिया। और वर्तमान तक इसी नाम से ये प्लेटो प्रसिद्ध हुए हैं, इसी नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए, जब 20 वर्ष के ये हुए तो उनको 20 वर्ष की अवस्था में उनको कहाँ भेज दिया गया? सुकरात के पास में भेज दिया गया। देखिए, सुकरात कौन थे? सुकरात उस समय में यूनान के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते थे। यानी कि अगर पूछा जाए, बताया जाए आपसे कि प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु कौन थे इनके? सुकरात। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुकरात के पास से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। देखिए, पहले वहाँ पे क्या होता था कि छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे, उनमें शिक्षा व्यवस्था अपने अपने तरीके से हुआ करती थी। जैसे एथेंस की शिक्षा प्रणाली अलग थी, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली अलग थी। यानी कि आज भी जैसे कि हमारे प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, हायर एजुकेशन है, उसी प्रकार से उस समय भी नियम कायदे बने हुए थे। तो उस समय 20 वर्ष की अवस्था में उनको किसके पास भेजा गया? सुकरात के पास में। किस लिए भेजा गया? ज्ञान अर्जन करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सुकरात के पास में क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय में सुकरात एक महानतम विचारक हुआ करते थे। कहाँ के? यूनान के। इसलिए इनके घर वालों ने सोचा, या इनके माता पिता ने सोचा कि सुकरात के पास में ही हमारे को प्लेटो को शिक्षा देने के लिए भेजना चाहिए। ठीक है। जब ये सुकरात के पास में आए तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किया। इसलिए सुकरात का जो दर्शन है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? सुकरात के दर्शन का प्रभाव पड़ा प्लेटो के ऊपर। देखिए, सीधी सी बात है कि अपना जो गुरु होता है, अपना जो शिक्षक होता है, उसका प्रभाव शिक्षक का जो प्रभाव है वो छात्र के ऊपर देखने को मिलेगा। तो प्लेटो सुकरात के दर्शन से, इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो देखिए, लेकिन सुकरात का जो दर्शन था वो अपनी जगह तो सही था, लेकिन वहाँ की शासन प्रणाली वहाँ के सिस्टम के अनुसार सही नहीं था। यानी कि वहाँ के सिस्टम को ये लगा, वहाँ के शासकों को ये लगा कि जो सुकरात क्या कर रहा है, जनता को उकसाने का काम कर रहा है, अर्थात ये देशद्रोह का काम कर रहा है। इसलिए इसके दर्शन के कारण, इसकी शिक्षा के कारण क्या कर दिया गया? उनको राज्य के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। यानी कि उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। क्यों दे दी गई? उस समय में, आज के समय में फांसी की सज़ा होती है, मृत्युदंड, वहाँ पे उस समय में जहर देकर मारा जाता था। देखिए, मृत्युदंड जो होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। हमारे यहाँ पे फांसी के माध्यम से मृत्युदंड दिया जाता है, उस समय में वहाँ पे जहर देकर मृत्युदंड दिया जाता था। तो देखिए, सुकरात के ऊपर राजद्रोह का, वहाँ के शासकों ने राजद्रोह का केस लगा के उसको क्या कर दिया गया था? मृत्युदंड दे दिया गया था। मृत्युदंड कब मिला था? 399 ईसा पूर्व में। तो यानी कि जब उसको मृत्युदंड दिया जा रहा था सुकरात को, तो उस समय उसका शिष्य प्लेटो वहाँ मौजूद था। ठीक है। तो उसका
उसका शिष्य वहाँ मौजूद था, तो उसने सारा घटनाक्रम देखा कि सुकरात को किस प्रकार से देशद्रोही घोषित करके उनको क्या दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो उनके दर्शन पर किसका प्रभाव पड़ा सबसे ज़्यादा? जीवन पर प्रभाव पड़ा किसका? सुकरात का। इसलिए उन्होंने दार्शनिक जीवन अपनाया। हालांकि वो राजनीतिक जीवन में जाना चाहते थे, लेकिन ये मृत्युदंड वाली जो घटना उनके सामने हुई, इसलिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? दार्शनिक मार्ग अपनाया। और उन्होंने कहा कि जब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होगी, यानी कि जब तक राज्य अच्छा राज्य नहीं बनेगा, तब तक वहाँ पे न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। ये दिमाग में उनके आया। क्यों? क्योंकि सुकरात के साथ में क्या हुआ था? अन्याय हुआ था। ठीक है, तो देखिए उसके चिंतन पर सुकरात का प्रभाव पड़ने के कारण मैक्सी ने क्या कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। देखिए कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा? सुकरात का प्रभाव पड़ा। और सुकरात का प्रभाव पड़ा तो मैक्सी ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया कि मैक्सी ने क्या कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, क्योंकि जो विचार सुकरात के थे वही विचार किसके थे? प्लेटो के थे। प्लेटो के क्यों थे? क्योंकि उनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था? सुकरात का प्रभाव पड़ा था। देखिए इस समय के दौरान वो ज्ञानार्जन किए, देश विदेशों में काफ़ी घूमे। ये भी बताया जाता है कि वो एक बार भारत भी आए थे, लेकिन इसका कोई निश्चित अभी प्रमाण मिलता नहीं है कि प्लेटो उस समय में भारत भी आया था। तो देश विदेशों में घूमने, ज्ञानार्जन करने का प्रयास किया, अलग अलग राज दरबारों में वो गए, आदर्श राज्य की कल्पना की। उन्होंने अपने दर्शन में कहा कि राज्य कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। लेकिन ये उधर उधर घूम घाम के आए, तो उनको अपनी मातृभूमि से प्रेम था। ये वापस एथेंस आ गए अपने जीवन में काफ़ी समय के बाद में, घूमने के बाद में। तो जब ये एथेंस आए तो एथेंस आकर उन्होंने एक टीचिंग एकेडमी खोली, शिक्षण संस्था खोली, जिसका नाम क्या था? अकादमी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, उनकी शिक्षण संस्था का क्या नाम था? अकादमी। और अकादमी में सभी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, लेकिन विशेष जोर किसके ऊपर था? दर्शन, और दर्शन के साथ साथ में गणित और ज्यामिति पर सबसे ज़्यादा जोर था। इसलिए ये कहा जाता कि प्लेटो ने अपनी अकादमी के गेट पे ये लिखवा दिया था कि ज्यामिति अर्थात गणित से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। यानी कि वो हमेशा मैथमेटिक्स को ज़्यादा महत्व देते थे, ज्यामिति को महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जो एकेडमी थी उसके गेट के ऊपर उन्होंने लिखवा दिया कि जिस व्यक्ति को अगर गणित का नॉलेज नहीं है वो यहाँ पे प्रवेश नहीं ले सकता। ठीक है, आगे चल कर ये अकादमी है जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाई। क्या कहलाई? यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाई। ठीक है, फिर एकेडमी चलती रही, ये समय निकलता गया और 347 ईसा पूर्व में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। अब देखिए इनकी हम रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो मेन रचनाएं हैं, देखिए हमारा जो विशेष फोकस रहेगा आपके सिलेबस में वो रिपब्लिक पर रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पुस्तक थी वो कौन सी थी? रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमेंट है, अपोलॉजी है, क्रिटो है, फीडो है, मीनो है, और भी इनके अनेक ग्रंथ हमारे को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो किसके ऊपर है? रिपब्लिक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो कौन सी है? रिपब्लिक है। देखिए रिपब्लिक को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। देखिए जो पहला भाग है वो क्या है? आध्यात्मिक भाग है। इसमें प्लेटो अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, नेक क्या है। इसके ऊपर इस भाग में चर्चा की जाती है। दूसरा जो भाग आता है वो है नैतिक भाग। नैतिक भाग में मनुष्य की जो आत्मा होती है उनके गुणों के बारे में चर्चा की गई है कि मनुष्य में कौन कौन से, आत्मा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने आत्मा में 3 प्रकार के गुणों की उन्होंने चर्चा की है, जो कि आके हम न्याय के सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है वो है शिक्षा। शिक्षा में वो शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आज के समय में शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन है, फिर माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, हायर एजुकेशन है। तो उस समय में भी क्या होता था कि नगर राज्य थे जो छोटे छोटे, एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, वहाँ पे अपनी अपनी शिक्षण पद्धतियाँ चलती थी। लेकिन प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना दी है उसमें देखिए जो उसने एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षण पद्धतियों को मिक्स किया है, और दोनों की शिक्षण पद्धतियों को मिक्स करके अपना खुद का शिक्षा सिद्धांत दिया है, जो कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उससे कहीं ना कहीं हमारे को इसमें समानता देखने को मिलती है। वो भी शिक्षा सिद्धांत में हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। फिर आता है संपत्ति और परिवार। देखिए जो चौथा पार्ट है संपत्ति और परिवार, उसमें वो साम्यवाद की चर्चा करते हैं। देखिए साम्यवाद का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में भी हमारे को डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्लेटो का साम्यवाद है वो अलग तरीके का साम्यवाद है, और प्रेजेंट में जो हम जिस साम्यवादी विचारधारा की बात करते हैं वो अलग तरीके का साम्यवाद है। यहाँ पे देखिए प्लेटो संपत्ति और परिवार, देखिए हमारी जो साम्यवाद का सिद्धांत चलेगा उसमें हमारे को दो भागों में बांटा गया, उसको संपत्ति और परिवार। उसने क्या कहा कि राज्य के जो शासक वर्ग होंगे, राज्य के जो शासक लोग होंगे, राज्य की सत्ता जिन लोगों के हाथ में होगी उनका ना तो परिवार होगा और ना ही उनके पास में संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर राज्य में न्याय स्थापित करना है और शासन चलाने वाले लोगों के पास में अगर संपत्ति होगी, परिवार होगा, तो वो करप्शन ज़्यादा करेंगे। इसलिए इनके पास में ना तो परिवार होगा ना ही संपत्ति होगी। अब जब व्यक्ति के पास में परिवार नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वो करप्शन करेगा तो किसके लिए करेगा? जब उसका परिवार ही नहीं रहेगा तो वो करप्शन भी नहीं करेगा। इसलिए वो अपना सारा जीवन किसके लिए कार्य करेगा? केवल और केवल स्टेट के लिए कार्य करेगा। इसको हम साम्यवाद में चर्चा करेंगे। देखिए वो परिवार के लिए भी ये कहता है कि सब जो शासक वर्ग होंगे उनके पास में विवाह जैसी कोई पद्धति नहीं होगी। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जैसे कि मान लीजिए स्त्री और पुरुष दोनों क्या करेंगे, शासक दार्शनिक बनने की योग्यता रखते हैं, यानी कि उन्होंने महिला और पुरुष के नाम पे भेदभाव नहीं किया एजुकेशन में। ठीक है। उसके बाद में आता है आदर्श राज्य का पतन, 5वां जो भाग है। आदर्श राज्य का पतन किस कारण से हो जाता है, क्या उन से कारण होते हैं जिसमें कि राज्य नष्ट हो जाता है। देखिए इसमें हम दो चीज़ों पे और देखेंगे। ये जो रिपब्लिक है वो व्यक्ति के रियल जीवन पर आधारित है, इसलिए इमर्सन ने क्या कहा है, प्लेटो दर्शन है वो दर्शन प्लेटो। ये कथन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो। ये है इमर्सन का। इमर्सन ने क्यों कहा कि दर्शन प्लेटो है, प्लेटो दर्शन है? क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक जो उनका रचना है वो किसके ऊपर आधारित है? वास्तविक जीवन पर, रियल लाइफ के ऊपर आधारित है। इसके बाद में एक चीज़ और देखते हैं कि इनके जो जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रश्नोत्तर शैली में अर्थात संवाद शैली में लिखे गए हैं, यानी कि जैसे कि दो व्यक्ति बातचीत करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनके ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें निगमनात्मक पद्धति भी अपनाई गई, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो किसी को बताने के हिसाब से अगर जो पद्धति अपनाई जाती है अपने लेखन में तो वो निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्लेटो का न्याय सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, अर्थात न्याय सिद्धांत देखेंगे। ठीक है।